फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारी AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट C03 की सीरीज़ स्टार्ट है। उसमें हमारा टॉपिक आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट स्टार्ट है, उसको हमने कंटिन्यू किया हुआ है। आज हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था, हमने IAM के बारे में डिस्कस किया था कि IAM क्या चीज़ होती है, कौन से सर्विस है AWS की, और इसके हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे कि IAM के कौन से मल्टीपल फीचर्स हैं। 7 से 8 थे हमारे पास जो फीचर्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छे तरीके से समझ आए। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं IAM को ही हमने कंटिन्यू करना है। उसके अंदर हमारे पास कुछ IAM की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको आज हमने डिस्कस करना है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज़ एक तो हमारे पास जो सर्टिफिकेशन हमने करनी है AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट की, उसके अंदर एक तो बड़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। उसके अलावा ये ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ये यूज़ होती हैं। उसके अलावा जब आप AWS की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ते हैं या कोई भी आप IAM के वगैरह लैब वगैरह करते हैं तो उसके अंदर ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगे। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें सबसे पहले इन टर्मिनोलॉजीज़ और इन टर्म्स का पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 टर्म्स हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल, सेकंड वन इज़ द रिक्वेस्ट, थर्ड वन इज़ द ऑथेंटिकेशन, एंड नंबर 4 वन इज़ द ऑथोराइजेशन, नंबर 5 वन एक्शंस और ऑपरेशंस, एंड नंबर 6 रिसोर्सेज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल। पहले मैं इन सब का 1 लाइन ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारे पास एक यूज़र है, एक यूज़र, एक पर्सन जो रिक्वेस्ट करता है कोई भी रिसोर्स पे कि मैंने ये, उसने अगर फॉर एग्जांपल कोई एक यूज़र है, उसने कहा है कि मैंने S3 बकेट को यूज़ करना है। तो ये क्या है कि उसने एक यूज़र है जिसने रिक्वेस्ट किया है। अब जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो हमारा यूज़र है। वो अब यूज़र जो है वो हमारा प्रिंसिपल है। वो पर्सन हो सकता है, वो यूज़र पर्सन हो सकता है, वो यूज़र एप्लीकेशन हो सकती है, एप्लीकेशन भी रिक्वेस्ट कर सकती है। तो हमारे पास प्रिंसिपल में हमारे पास एक तो यूज़र हो जाएगा, दूसरा हमारे पास एप्लीकेशन हो जाएगी, तीसरा हमारे पास फेडरेटेड यूज़र्स भी होते हैं। फेडरेटेड यूज़र जो हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लिया था, उसको हम आगे वाली वीडियो में और भी डिटेल में देखेंगे। फेडरेटेड यूज़र वो होते हैं जो थर्ड पार्टी से ऑथेंटिकेट होते हैं और उधर से ही ऑथोराइज होते हैं। उसके बाद वो आपकी किसी स्पेसिफिक रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जो वो लोग जो वो यूज़र्स होते हैं वो हमारे फेडरेटेड यूज़र कहलाते हैं। तो प्रिंसिपल के अंदर हमारे पास 3 मेन चीज़ें आती हैं। एक यूज़र्स जो कि हमारा पर्सन कहलाएगा, दूसरे नंबर पे हमारी एप्लीकेशन जो कि वो रिक्वेस्ट भी कर सकती है किसी रिसोर्स के लिए, और तीसरा हमारे पास फेडरेटेड यूज़र्स। ये सारे हमारे पास आते हैं प्रिंसिपल के अंदर। सेकेंड वन इज़ द रिक्वेस्ट, कि कोई यूज़र है वो रिक्वेस्ट करेगा। किसकी रिक्वेस्ट करेगा? किसी चीज़ की भी। वो रिसोर्स भी हो सकता है कि रिसोर्स को उसने रीड करना है, उसने उसको राइट करना है, या उसको उसने कोई भी इसकी एक्सेस लेनी है। तो वो क्या कर रहा है? वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल कि एक यूज़र है, उसने कहा है कि मैंने S3 की बकेट क्रिएट करनी है, तो वो उसने क्या किया है कि उसने रिक्वेस्ट किया है। या वो कहता है कि मैंने EC2 इंस्टेंस को रन करना है, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, शट करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये यूज़र जो करता है वो रिक्वेस्ट कहलाती है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट हो गई। तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑथेंटिकेशन आती है। ऑथेंटिकेशन होती है कि जब भी एक यूज़र लॉगिन करता है AWS के रूट अकाउंट में तो वो पहले ऑथेंटिकेट होता है। ऑथेंटिकेट कैसे होता है? वो अपनी ईमेल प्रोवाइड करता है, अपना पासवर्ड प्रोवाइड करता है, उसके बाद वो लॉगिन करता है अपने रूट अकाउंट में। इसी तरह ही अगर IAM यूज़र है तो वो सबसे पहले अपनी एक्सेस की वो सबसे पहले अपना यूज़र नेम देगा, और उसके बाद जो उसको पासवर्ड जो प्रोवाइड किया गया होगा वो उस पर पासवर्ड देगा। और अगर उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगी हुई है तो वो MFA कोड भी इनेबल करेगा, मतलब वो प्रोवाइड करेगा, तो वो लॉगिन होगा AWS की कंसोल में। इसी तरह ही अगर हम बात करें कि अगर कोई यूज़र हमारा CLI मोड या API एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस से ही लॉगिन होना चाहता है AWS में, तो वो एक्सेस की प्रोवाइड करेगा और सीक्रेट की प्रोवाइड करेगा। इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे जब ऑथराइजेशन का हमारे पास सेक्शन आएगा, तो उसमें देखेंगे कि एक्सेस की कौन सी होती हैं और सीक्रेट एक्सेस की कौन सी होती हैं। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे हमारे पास ऑथराइजेशन, कि एक यूज़र वो पहले ऑथेंटिकेट हो गया तो उसके बाद उसने ऑथराइज होना है। ऑथराइज से मुराद कि उसके पास कौन कौन से राइट्स हैं, कि वो एक अकाउंट में लॉगिन तो हो गया है, अब उसके पास कौन कौन से राइट्स हैं जो कि वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि हमने एक यूज़र को कहा है कि वो डेटाबेस DynamoDB टेबल्स को क्रिएट कर सकता है, तो क्या उसको EC2 इंस्टेंस के राइट तो नहीं मिले हुए?
सिर्फ उसको DynamoDB के ही राइट्स मिले हैं। तो ये हमने देखना है कि ऑथोराइज इसी चीज़ को कहते हैं कि क्या उसको जो राइट्स देने थे वही उसको मिले हैं, कोई इसके अलावा कोई राइट तो नहीं मिला, कोई और इसके अलावा जो रिसोर्स या कोई सर्विस जो उसको हमने नहीं उसको ऑथोराइज़ करनी थी, क्या वो तो ऑथोराइज़ नहीं करती। तो ये सारी उसके अंदर ऑथोराइजेशन आती है कि कौन कौन से उसके पास राइट्स हैं जो वो कर सकता है किसी अकाउंट में। उसके बाद हमारे पास आते हैं एक्शंस, या फिर उसको कहते हैं हम ऑपरेशंस। एक्शन होते हैं कि आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। एक्शन से मुराद यहाँ पर है कि आपने स्टार्ट करना है कोई EC2 इंस्टेंस को। अगर हम EC2 इंस्टेंस की एग्जांपल लें तो स्टार्ट क्या है, वो उसकी एक्शन है, उसका स्टॉप क्या है, वो उसका एक्शन है। अगर आपने उसको शट डाउन करना है या टर्मिनेट करना है तो वो उसका एक्शन है। इसी तरह आपने DynamoDB के अगर एग्जांपल लें तो अगर आपने उसको क्रिएट करना है तो वो उसका एक्शन है, अगर आपने उसको डिलीट करना है तो वो उसका एक्शन है, अगर आपने उसका स्नैपशॉट लेना है तो वो उसका एक्शन है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये उसके एक्शंस और ऑपरेशंस के अंदर आती हैं। उसके बाद हमारे पास रिसोर्सेज को हम सर्विसेज भी कह सकते हैं। AWS के अंदर रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हैं। EC2 हमारे पास एक रिसोर्स है। उसके बाद हमारे पास आती है DynamoDB, ये एक रिसोर्स है। उसके बाद RDS, ये एक रिसोर्स है। उसके अलावा हमारे पास मल्टीपल इसके रिसोर्सेज हैं। IAM एक रिसोर्स है। तो ये सारे इसके रिसोर्सेज कहलाते हैं कि जिस पर आपने एक्शन परफॉर्म करना है, किसी रिसोर्स पे हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या आपने S3 बकेट क्रिएट करनी है तो S3 क्या है, इसमें रिसोर्स है, और क्रिएट आप कर रहे हो वो क्या है, उसका एक्शन है, और ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये एक रिक्वेस्ट है। तो ये एक सारा, और ये कर कौन रहा है, एक प्रिंसिपल कर रहा है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज एक ही आपके फ्लो में यूज़ हो जाती हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल क्या होता है। अ प्रिंसिपल इज़ अ पर्सन और एन एप्लीकेशन। अब यहाँ पर आप देख लें कि पर्सन हो सकता है, जिसको मैं यूज़र कह रहा था पहले, या फिर एप्लीकेशन भी हो सकती है। डैट कैन मेक अ रिक्वेस्ट, जो कि रिक्वेस्ट करती है, फॉर एन, किसके लिए, एन एक्शन या फिर ऑपरेशन, ऑन एन, किस पे, AWS रिसोर्स पे। अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो गई हैं एक ही लाइन में। एक तो प्रिंसिपल, दूसरा रिक्वेस्ट, तीसरा एक्शन और ऑपरेशन, और चौथा रिसोर्स। ये सारी एक ही लाइन में यूज़ हो गई हैं। कि प्रिंसिपल क्या है, वो यूज़र या वो पर्सन या वो एप्लीकेशन जो कि रिक्वेस्ट करती है कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने किसी AWS के रिसोर्स पर, तो वो जो रिक्वेस्ट करी गई वो हमारा यूज़र करेगा, वो हमारा एप्लीकेशन कर सकती है, वो हमारा फेडरेटेड यूज़र कर सकता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। द प्रिंसिपल इज ऑथेंटिकेटेड एज द AWS अकाउंट रूट यूज़र और एन IAM एंटिटी टू मेक रिक्वेस्ट टू AWS। अब यहाँ पर क्या है कि जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेट होगा। सबसे पहले कोई भी रिक्वेस्ट करने से पहले यूज़र को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए उसको ऑथेंटिकेट मतलब कि उसको अपने यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जब हम AWS की कंसोल में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास 2 तरह की यूज़र्स होते हैं। एक रूट यूज़र होता है, दूसरा IAM यूज़र होता है। रूट यूज़र जो होता है वो जिसका अकाउंट है वो, फॉर एग्जांपल अगर कोई रूट यूज़र है लॉगिन करना चाहता है AWS के कंसोल में, तो वो अपनी ईमेल प्रोवाइड करेगा और एक पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। अगर उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल है तो वो MFA कोड भी देगा, तो वो फिर उसके अंदर लॉगिन कर सकेगा। ये हो जाएगा रूट यूज़र के लिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमने एक IAM यूज़र ऑलरेडी बनाया हुआ है और वो लॉगिन करना चाहता है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि साइन इन या लॉगिन एज एन IAM यूज़र। तो उसके अंदर आपने एक एलियस प्रोवाइड करना आता है। एलियस होता है अकाउंट ID। आपने अकाउंट ID प्रोवाइड करनी है, उसके बाद आपने उसका यूज़र नेम प्रोवाइड करना है, और उसके बाद आपने उसका पासवर्ड प्रोवाइड करना है। ये 3 चीज़ें जब आप प्रोवाइड करेंगे तो आप एक एज एन IAM यूज़र लॉगिन कर सकेंगे AWS के अकाउंट में। एक और चीज़ यहाँ पर आपको बता दूं कि रूट यूज़र जो होता है उसके पास डिफ़ॉल्ट पे सारे राइट्स होते हैं। उसके पास सारे राइट्स होते हैं, वो कोई भी सर्विस मतलब कि उसके पास सारे रिसोर्सेज अलाउ होते हैं, अलाउ मोड में होते हैं, वो सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। जबकि IAM यूज़र जो है उसके पास डिफ़ॉल्ट पे सारे रिसोर्सेज डिनाई में होते हैं। डिनाई से मुराद ये है कि वो कोई भी रिसोर्स को डिफ़ॉल्ट पे अगर हम कोई IAM यूज़र बनाते हैं और उसको लॉगिन करवाएं तो उसके पास किसी रिसोर्स की भी एक्सेस नहीं होती, वो कोई रिसोर्स पर कोई किसी भी तरह का एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। जबकि रूट यूज़र के केस में ये सारा कुछ उलट है। उसके बाद क्या है कि थर्ड पॉइंट पे एज अ बेस्ट प्रैक्टिस डू नॉट यूज़ योर रूट यूज़र क्रेडेंशियल्स फॉर योर डेली वर्क। AWS जैसे मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि AWS क्या रिकमेंड करता है कि आप अपने डेली टास्क के लिए या डेली वर्क जो आपने अपने AWS के अकाउंट में करना है उसके लिए आप रूट यूज़र को ना यूज़ करें, बल्कि आप क्या करें कि एक रूट यूज़र से लॉगिन करें, उधर से एक IAM यूज़र बनाएं, उसको आप सारे राइट्स दे दें, एडमिन राइट्स दे दें, और उस यूज़र से लॉगिन हो और उधर से आप सारे अपने डेली वर्क के टास्क करें। तो ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस भी है और AWS भी इसी को रिकमेंड करता है। और क्या कहते हैं कि
As a best practice, do not use your root user credentials for your daily work. Instead, create IAM entities, users and roles. मतलब कि बजाय कि आप रूट यूज़र से काम करें, आप IAM यूज़र्स बना लें या IAM रोल्स बना लें, और आप एक IAM यूज़र बनाएं, उसको IAM रोल्स असाइन कर दें, एडमिन रोल असाइन कर दें, एडमिन राइट्स, एडमिन पॉलिसीज़ जो लगानी है वो आप उसको मतलब एडमिन जो रोल है वो आप उस यूज़र को असाइन कर दें, और उधर से लॉगिन होकर आप अपने डेली वर्क के टास्क करें। ये हमारी भी ये एक गुड प्रैक्टिस भी है और AWS भी इसी को रिकमेंड कर रहा है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, यू कैन ऑल्सो सपोर्ट फेडरेटेड यूज़र्स। ये आ गया फेडरेटेड यूज़र्स, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यू कैन ऑल्सो सपोर्ट फेडरेटेड यूज़र्स या फिर प्रोग्रामेटिक एक्सेस टू अलाउ एन एप्लीकेशन टू एक्सेस योर AWS अकाउंट। मतलब ये कि आप एक तो हमने डिस्कस किया कि जो प्रिंसिपल है वो हमारा एक पर्सन हो सकता है, वो यूज़र भी हो सकता है हमारा, और एक एप्लीकेशन भी हो सकती है। अगर और तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया था कि वो एक कोई फेडरेटेड यूज़र भी हो सकता है। अब वो जो फेडरेटेड यूज़र है वो भी हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा। यू कैन आल्सो सपोर्ट फेडरेटेड यूज़र्स या फिर प्रोग्रामेटिक एक्सेस टू अलाउ एन एप्लीकेशन। मतलब कि एक एप्लीकेशन के लिए आप प्रोग्रामेटिक एक्सेस को अलाउ कर दें ताकि वो एक्सेस कर सके आपके AWS के अकाउंट के रिसोर्सेज को। तो ये हमारे पास तीन मेन चीज़ें आ गई हैं प्रिंसिपल के अंदर, एक पर्सन, सेकंड नंबर इज़ द एप्लीकेशन एंड नंबर थर्ड वन इज़ द फेडरेटेड यूज़र्स। ये तीनों हमारे पास प्रिंसिपल कहलाएंगे। नंबर सेकंड वन इज़ द रिक्वेस्ट, के जो प्रिंसिपल है, मैं प्रिंसिपल की टर्म यूज़ करूँगा या यूज़र की टर्म यूज़ करूँगा, कि जो प्रिंसिपल है वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है। व्हेन अ प्रिंसिपल ट्राइज टू यूज़ द AWS मैनेजमेंट कंसोल, मतलब या तो AWS मैनेजमेंट कंसोल को यूज़ करे, या AWS API एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस उसको यूज़ करे, या AWS कमांड लाइन इंटरफेस या CLI मोड को यूज़ करे, तो दैट प्रिंसिपल सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू AWS। तो वो AWS के अकाउंट के लिए वो रिक्वेस्ट करता है। क्या करता है रिक्वेस्ट में, वो यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करता है जिससे वो लॉगिन करता है। अब क्या है कि व्हेन अ प्रिंसिपल ट्राई, हाँ, अब कोई भी यूज़र है उसने कोई भी रिसोर्स किसी अकाउंट में जाके यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ कि उसने कोई इलास्टिक लोड बैलेंसर बनाना है, तो ये क्या है कि हमारे पास वो किसी रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, वो EC2 के अंदर इलास्टिक लोड बैलेंसर क्रिएट करना चाहता है। अब क्या करेंगे कि वो AWS मैनेजमेंट कंसोल से लॉगिन होगा और उस रिसोर्स को यूज़ करेगा। तो उसने क्या किया कि इलास्टिक लोड बैलेंसर क्रिएट किया। तो ये क्रिएट करना क्या है उसके, कि उसने एक रिक्वेस्ट की है क्रिएट करने के लिए इलास्टिक लोड बैलेंसर। तो ये हमारी एक रिक्वेस्ट कहलाएगी। द रिक्वेस्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, एक्शंस, रिसोर्सेज, प्रिंसिपल, इन्वायरमेंट डाटा, रिसोर्स डाटा। अब इनमें से 3-4 चीज़ें हैं जो हमारे पास जो IAM की ऑलरेडी टर्म्स जो मेन पे हमने लिखी थी, मेन स्लाइड पे लिखी थी, वो ही इसके अंदर हैं। तो यहाँ पर वो भी उनका भी ऑलरेडी उनका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। एक्शंस क्या हैं, दैट द प्रिंसिपल वांट्स टू परफॉर्म, कि प्रिंसिपल जो कुछ करना चाहता है वो हमारा एक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कि एक प्रिंसिपल है वो चाहता है क्रिएट करना DynamoDB टेबल को, तो वो क्या होगा, उसका एक्शन होगा। फॉर एग्जांपल कोई एक यूज़र है वो डिलीट करना चाहता है S3 बकेट को, तो वो क्या होगा, उसका एक्शन होगा। फॉर एग्जांपल एक यूज़र है वो एक EC2 इंस्टेंस के अंदर जाके S3 बकेट क्रिएट करना चाहता है, तो वो क्या होगा, उसका एक्शन होगा। अब रिसोर्सेज आर ऑब्जेक्ट्स अपॉन विच द एक्शंस आर परफॉर्म्ड, कि एक्शन जिस चीज़ पर परफॉर्म होगा वो हमारा रिसोर्स होगा। फॉर एग्जांपल कि आपने क्रिएट करनी है S3 बकेट, तो आप क्रिएट कर रहे हैं, वो एक्शन हो गया, और किस पर क्रिएट कर रही है, S3 बकेट को, तो वो उसका रिसोर्स हो गया। S3 बकेट इज़ द रिसोर्स। इसी तरह आप क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या टर्मिनेट कर रहे हैं एक EC2 इंस्टेंस को, तो EC2 इंस्टेंस क्या हो गया, रिसोर्स हो गया, कि आप डिलीट एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक किसी रिसोर्स पर। इसी तरह अगर आप एग्जाम्पल ले लें RDS की, कि आप कोई भी वो कोई RDS रिलेशनल डेटाबेस सर्विस कोई MariaDB हो सकती है, MySQL हो सकती है, Microsoft SQL हो सकती है, Oracle हो सकती है, Amazon Aurora हो सकती है, या फिर PostgreSQL हो सकती है। कोई भी हमारी RDS हो जाए, अगर आप उसको क्रिएट करना चाहें तो वो क्या होगा, किसी रिसोर्स पे आप क्रिएट कर रहे हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल मिसाल लेते हैं हम MySQL की, कि अगर आप MySQL डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, तो आप क्रिएट कर रहे हैं वो तो उसका एक्शन हो गया, लेकिन आप क्रिएट किसको कर रहे हैं, MySQL डेटाबेस को, तो वो उसका रिसोर्स हो गया। इसी तरह हमारे पास प्रिंसिपल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर्सन और एप्लीकेशन that uses an entity यूज़र या फिर रोल टू सेंड अ रिक्वेस्ट, कि कोई भी यूज़र या कोई भी पर्सन कह लें, एप्लीकेशन कह लें या फेडरेटेड यूज़र कह लें, जब वो रिक्वेस्ट करता है, अब वो रिक्वेस्ट कौन करेगा, कोई पर्सन होगा, कोई एप्लीकेशन होगी, तो वो हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे टर्म है इन्वायरमेंट डाटा।
इसके अंदर हमारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, IP एड्रेसेस की इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पास यूज़र एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है और SSL एनेबल स्टेटस की इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल हमने अगर EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है तो उसकी IP एड्रेसेस की इन्फॉर्मेशन इस एनवायरनमेंट डाटा के अंदर होगी। इसी तरह हमारे पास अगर हम कोई RDS क्रिएट करते हैं तो वो किसी EC2 पे क्रिएट होगी, तो EC2 के जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी उसका IP एड्रेस होगा, वो उसकी एनवायरनमेंट डाटा के अंदर होगा। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास है रिसोर्स डाटा। रिसोर्स डाटा के अंदर है कि डाटा रिलेटेड टू द रिसोर्स दैट इज़ बीइंग रिक्वेस्टेड, कि जो रिक्वेस्ट किया गया है वो, और डाटा जो कि रिलेट करता हो रिसोर्स से और वो रिक्वेस्ट किया गया हो। मिसाल के तौर पे DynamoDB टेबल नेम। अब DynamoDB आपने कोई टेबल है वो क्रिएट किया, अब उसका कोई ना कोई आपने नेम रखा होगा, तो वो होगा रिसोर्स डाटा के अंदर इंक्लूड होगा। या फिर आपने टैग लगाया है किसी EC2 इंस्टेंस पर, तो वो उसका रिसोर्स डाटा होगा। तो ये टैगिंग या नेम देना आपने किसी DynamoDB टेबल को देना है या फिर आपने EC2 इंस्टेंस को देना है, तो वो आपके रिसोर्स डाटा के अंदर होगा। ये हो गया हमारे पास रिक्वेस्ट वाला पोर्शन कवर। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी प्रिंसिपल होगा उसने सबसे पहले ऑथेंटिकेट होना है। जब भी वो साइन इन करेगा किसी भी AWS के अकाउंट के अंदर, तो उसने पहले साइन इन होना है, अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाना है। अ प्रिंसिपल मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड, मतलब कि साइन इन होना है उसने AWS के अकाउंट में यूजिंग दियर क्रेडेंशियल्स टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू AWS। उसने रिक्वेस्ट सेंड करनी है। अब यहाँ पर भी क्या है कि जब वो लॉगिन करना चाहता है, जब वो ऑथेंटिकेट होता है AWS के अकाउंट के अंदर लॉगिन होने के लिए, तो वो भी एक उसकी रिक्वेस्ट है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसकी, लॉगिन होने की AWS के अंदर। और लॉगिन होने के लिए क्या चाहिए, उसने ऑथेंटिकेशन करवानी है। ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए वो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। टू ऑथेंटिकेट फ्रॉम कंसोल, अगर उसने कंसोल AWS मैनेजमेंट की कंसोल जो है, अगर उधर से उसने ऑथेंटिकेट होना है, उधर से उसने लॉगिन होना है, तो एज अ रूट यूज़र, और अगर वो रूट यूज़र है, यू मस्ट साइन इन विद योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। आपने अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है और एक अपना पासवर्ड प्रोवाइड करना है, तो आप AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर साइन इन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप AWS मैनेजमेंट कंसोल से ही IAM यूज़र को लॉगिन करवाना चाहते हैं, तो प्रोवाइड योर अकाउंट ID, जो कि हमारा एलियस भी कहलाएगा, एंड देन यूज़र नेम एंड देन पासवर्ड। ये तीन चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, हमारा IAM यूज़र भी साइन इन हो सकता है। तो ये उसकी रिक्वेस्ट कहलाएगी। और ये क्या क्या चीज़ें जो प्रोवाइड करेगा, एलियस, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये उसकी ऑथेंटिकेशन कहलाएगी। अगर टू ऑथेंटिकेट फ्रॉम द API, अगर आपने API से ऑथेंटिकेट होना है या कमांड लाइन मोड से इंटरफेस से आपने अगर साइन इन होना है या लॉगिन होना है, तो यू मस्ट प्रोवाइड एक्सेस की, आपने एक्सेस की प्रोवाइड करनी है या फिर सीक्रेट की प्रोवाइड करनी है। ये यानी एंड दोनों चीज़ें प्रोवाइड करनी है। जब भी हम ये लैब भी अभी करेंगे हम नेक्स्ट अपने डेमोज में IAM के, कि जब हमारा यूज़र कमांड लाइन से लॉगिन होने की कोशिश करेगा, तो उसने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, उसने अपनी एक्सेस की भी प्रोवाइड करनी है और उसने अपनी सीक्रेट की भी प्रोवाइड करनी है। और ये कब मिलेंगी उसको, जब वो यूज़र क्रिएट होगा, तो एक्सेस की और सीक्रेट की उसको एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन उसको मिल जाती हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है, you might also be required to provide additional security information, that is MFA। अगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल की हुई है, तो आपको कंसोल AWS मैनेजमेंट कंसोल से अगर आप लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको MFA का कोड भी प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास आती है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन के अंदर ये है कि आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं, आपके ऊपर कौन कौन से आप किन रिसोर्सेज को पर एलिजिबल हैं कि आप उनको यूज़ कर सकते हैं। AWS uses values from the request context to check for policies and uses them to determine whether to allow या फिर deny the request। अब यहाँ पर क्या है कि AWS जो है वो वैल्यूज़ चेक करता है। अब की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एक की वैल्यू पेयर बनता है, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ में हमारे पास ट्रू फॉल्स होती हैं कि ये वाली जो सर्विस है या ये वाला एक्शन है, ये वाला ये यूज़र कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, और ये वाला एक्शन जो है ये परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसमें क्या है कि जब रिक्वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो पॉलिसीज़ का जो रिक्वेस्ट का कॉन्टेक्स्ट होता है, उसमें क्या देखा जाता है कि उस यूज़र के ऊपर जो पॉलिसीज़ लगी हुई हैं वो अलाउ में हैं या डिनाई में। अगर वो पॉलिसी जो पॉलिसीज़ अलाउ में होंगी, वो यूज़र उन सर्विसेज को, उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है और वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है जो उसको अलाउ है। और इसी तरह अगर कोई सर्विस या कोई रिसोर्स उसके लिए डिनाई है, तो वो उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी कंसोल को क्लिक कर सकता है, उसके कंसोल में जा सकता है सिर्फ। अगर DynamoDB मैं कहता हूँ उसको डिनाई है, तो वो DynamoDB टेबल के अंदर जाएगा, बस उसको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ना वो कुछ परफॉर्म कर सकता है, ना वो उनको रीड कर सकता है, ना उनको राइट कर सकता है, उसके पास कोई एक्सेस नहीं है। उसके बाद हमारे पास आए IAM पॉलिसीज़ आर रिटन इन JSON फॉर्मेट।
जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के फॉर्मेट में ये IAM पॉलिसीज़ लिखी जाती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल रिक्वेस्ट्स आर डिनाइड। अभी मैंने कहा था पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि IAM यूज़र के लिए डिफ़ॉल्ट पे सारी जो रिक्वेस्ट हैं वो डिनाई में होती हैं। मतलब ये कि अगर आप एक IAM यूज़र क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल फैसल के नाम से आपने कोई IAM यूज़र क्रिएट किया है, अब वो जो फैसल है उसके ऊपर सारी की सारी रिसोर्सेज और सर्विसेज डिनाई में है, वो कोई रिसोर्स नहीं यूज़ कर सकता। इसी तरह इफ़ अ सिंगल परमिशन इंक्लूड्स अ डिनाइड एक्शन, कि अगर एक कोई सिंगल परमिशन है उसके ऊपर डिनाई का एक्शन लगा हुआ है, AWS डिनाइज द इंटायर रिक्वेस्ट एंड स्टॉप इवेल्युएटिंग। AWS क्या करेगा, उस पूरी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देगा और उसको स्टॉप करेगा, मतलब कि वो ताकि उसको कोई यूज़र, वो जो यूज़र पे वो डिनाई का एक्शन है वो उसको यूज़ ना कर सके। और दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्लिसिट डिनाई। ये कहलाता है एक्सप्लिसिट डिनाई, कि वो कोई भी सर्विस है उसके ऊपर आप डिनाई की कंडीशन लगा देते हैं। यूज़र के किसी यूज़र की पॉलिसी ये हो कि वो S3 बकेट उसके लिए डिनाई है, तो वो उसके लिए एक्सप्लिसिट डिनाई हो जाएगी कि वो उसको डिनाई नहीं कर सकता। इसके एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं। चलो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, एक थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एंड एक्सप्लिसिट अलाउ जो है इन एनी परमिशन पॉलिसी ओवरराइड्स दिस डिफ़ॉल्ट। मतलब ये कि डिफ़ॉल्ट पे हमने क्या डिस्कस किया कि हमारे पास सारी जो रिसोर्सेज होते हैं वो डिनाई में होते हैं। तो अगर हम किसी भी रिसोर्स को अलाउ कर देते हैं एक्सप्लिसिट अलाउ, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसके लिए अलाउ हो जाएगा और ओवरराइड कर जाएगा। एक्सप्लिसिट अलाउ जो है वो उसको ओवरराइड कर जाएगा उस डिफ़ॉल्ट के डिनाई को। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डिस्कस करता हूँ कि मेरे पास एक S3 की बकेट है, उसके ऊपर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 5 दफ़ा मैंने कहा है कि वो डिनाई है 5 दफ़ा, और उसके बाद मैंने कहा वो एक्सप्लिसिट अलाउ है। अब यहाँ पर क्या है कि एक ही सर्विस को मैंने पहले 5 दफ़ा डिनाई किया और उसके बाद मैंने एक्सप्लिसिट अलाउ कर दिया 6ठी दफ़ा, तो क्या होगा कि एक्सप्लिसिट वो कंडीशन जो है उस यूज़र के लिए, वो रिसोर्स जो है वो उस यूज़र के लिए एक्सप्लिसिट अलाउ हो जाएगा। मतलब ये कि एक्सप्लिसिट अलाउ की जो पावर है वो ज़्यादा है डिफ़ॉल्ट डिनाई से। अब ये हो गया एक कंडीशन, एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो हम लेते हैं कि हमारे पास एक DynamoDB की टेबल है, DynamoDB का टेबल है, उसमें मैंने क्या किया कि 5 दफ़ा अलाउ का ऑपरेशन परफॉर्म किया, अलाउ। अब ये मैं एक्सप्लिसिट अलाउ भी हो सकता है मेरा और नॉर्मल अलाउ भी हो सकता है। अलाउ किया मैंने इसको, और 6ठी दफ़ा मैंने क्या किया, एक्सप्लिसिट डिनाई कर दिया मैंने उसको। अब क्या होगा कि 5 दफ़ा जिसको मैंने अलाउ किया और 6ठी दफ़ा मैंने उसको एक्सप्लिसिट डिनाई कर दिया, तो वो सर्विस उस यूज़र के लिए वो एक्सप्लिसिट डिनाई में हो जाएगी, वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। हालांकि हमने 5 दफ़ा उसको अलाउ किया था, लेकिन 6ठी दफ़ा हमने क्या किया, एक्सप्लिसिट डिनाई। इसमें क्या होता है कि जो पॉलिसीज़ जो होती हैं JSON फॉर्मेट में जो लिखी जाती हैं वो लाइन बाय लाइन फॉलो होती हैं। मतलब पहली लाइन चलेगी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, और जो 6ठी दफ़ा में जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा वो टेक ओवर कर जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक्सप्लिसिट डिनाई हमने कर दिया और 5 दफ़ा ऊपर अलाउ हुआ था, तो एक्सप्लिसिट डिनाई की जो पावर थी वो जो ऊपर अलाउ किया था उससे ज़्यादा थी, तो क्या हो जाएगा, वो सर्विस उस यूज़र के लिए एक्सप्लिसिट डिनाई में चली जाएगी। तो ये था हमारे पास एक कॉन्सेप्ट कि एक्सप्लिसिट डिनाई कब होगा, एक्सप्लिसिट अलाउ कब होगा। और डिफ़ॉल्ट में तो हमें वैसे भी ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारे पास सारी सर्विसेज जो हैं वो डिफ़ॉल्ट पे डिनाई में होती हैं IAM यूज़र के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की पॉलिसीज़ आती हैं। एक है हमारे पास आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज़, जिसको हम यूज़र बेस्ड पॉलिसीज़ भी कहते हैं, और दूसरी हमारे पास है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी है। आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज़ वो होती हैं कि आप कोई भी पॉलिसी किसी यूज़र पे क्रिएट करते हैं, किसी यूज़र पे लगा देते हैं कोई पॉलिसी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अली, इमरान और तलहा, ये 3 जो लोग हैं ये इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अली, इमरान और तलहा, ये 3 लोग जो हैं ये मेरी EC2 इंस्टेंस, DynamoDB और RDS, इन 3 चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, वो उनके लिए अलाउ में है। तो वो क्या होगा कि मैंने कंडीशन लगाई है उन यूज़र्स पे कि वो ये 3 यूज़र्स जो हैं ये यूज़ कर सकते हैं ये वाली सर्विसेज। तो ये मैंने क्या किया कि यूज़र के ऊपर पॉलिसी लगाई, यूज़र बेस्ड पॉलिसी, स्पेसिफाई परमिशंस अलाउ या डिनाई टू प्रिंसिपल और यूज़र्स। दूसरी हमारे पास है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज़ कि मैं बजाय कि यूज़र्स पे लगाने के मैं किसी रिसोर्स पे लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि S3 बकेट जो है उसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। अब कोई भी यूज़र आएगा वो सिर्फ और सिर्फ उसको रीड कर सकेगा, ना तो उसको राइट कर सकेगा, ना वो क्रिएट कर सकेगा, ना उसको वो डिलीट कर सकेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी कि मैंने किसी रिसोर्स के ऊपर पॉलिसी लगाई है कि उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो कोई भी यूज़र आएगा वो सिर्फ उसको रीड करेगा, ना उसको राइट कर सकता है, ना उसको किसी चीज़ को उसमें अंदर डिलीट कर सकता है।
तो ये हमारे पास होती है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज़, और ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं क्रॉस अकाउंट परमिशंस के लिए, कि अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई परमिशंस किसी यूज़र को देना चाहते हैं तो आप रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी लगाते हैं ताकि वो यूज़र सिर्फ और सिर्फ उस रिसोर्स को यूज़ कर सके। उसके बाद हमारे पास आती है 5वां स्टेप, जो कि हमारे पास एक्शंस और ऑपरेशंस का है। ऑपरेशंस आर डिफाइंड बाय अ सर्विस एंड इंक्लूड थिंग्स दैट यू कैन डू टू अ रिसोर्स सच एज व्यूइंग, क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड डिलीटिंग दैट रिसोर्स। अब हमारे पास एक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? पहली बात कि एक्शन जो भी हम करेंगे वो किसी ना किसी रिसोर्स पे करेंगे। अब हम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने कोई S3 की बकेट ले लिया, अब मैं उसको व्यू करता हूँ तो व्यू क्या करना है, वो उसका एक्शन है। अगर मैं S3 बकेट को क्रिएट करता हूँ तो वो मेरा एक एक्शन है। अगर उसके अंदर मैं एडिटिंग करके उसके अंदर कोई डाटा ऐड करता हूँ या डाटा उसके अंदर से डिलीट करता हूँ तो वो क्या है, उसका एक्शन है। अगर मैं उसके अंदर उसको डिलीट कर देता हूँ तो वो भी उसका एक्शन कहलाएगा। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये सारे हमारे एक्शंस और ऑपरेशंस कहलाते हैं जो आप किसी रिसोर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। आफ्टर योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथोराइज, जब आपकी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट हो जाए और ऑथोराइज भी हो जाए सॉरी, AWS अप्रूव द एक्शंस और ऑपरेशंस इन योर रिक्वेस्ट। कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि यूज़र ने ऑथेंटिकेट होना है, ऑथोराइज होना है, 2 स्टेप हो गए। फिर तीसरे नंबर पे क्या होगा कि जो उसके ऊपर पॉलिसीज़ हैं वो जो उसके ऊपर एक्शंस लगे हुए हैं वो मतलब कि वो अप्रूव होंगे, मतलब AWS उनको अप्रूव करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक यूज़र है, उसने सिर्फ और सिर्फ DynamoDB की उसको फुल एक्सेस है, वो उसमें एडिट भी कर सकता है, वो DynamoDB टेबल क्रिएट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, व्यू भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, वो फुल एक्सेस है उसके पास DynamoDB की। अब वो यूज़र जो है वो सबसे पहले ऑथेंटिकेट होगा। अगर तो वो IAM यूज़र है तो वो 3 चीज़ें प्रोवाइड करेगा, अपना एलियस, अकाउंट ID, फिर यूज़र नेम और फिर पासवर्ड। फिर ऑथोराइज के अंदर क्या आ जाएगा कि उसके पास कौन कौन से रिसोर्सेज की एक्सेस है। तो यहाँ पर ऑथोराइजेशन में क्या है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ DynamoDB की एक्सेस है। अब DynamoDB के अंदर एक्शंस कौन कौन से हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सारे उसके एक्शंस हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास IAM सपोर्ट्स अप्रॉक्सीमेट 40 एक्शंस फॉर अ यूज़र रिसोर्स। IAM जो सपोर्ट करता है वो 40 एक्शंस को सपोर्ट करता है। सम ऑफ देम क्रिएट यूज़र को क्रिएट करना, डिलीट यूज़र, गेट यूज़र, अपडेट यूज़र, ये सारे सिंपल एंड डिम्पल हमारे एक्शंस कहलाएंगे। उसके बाद लास्ट वाली जो है वो हमारे पास है रिसोर्सेज, के जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो किसी ना किसी रिसोर्स पर परफॉर्म हो रहे हैं। आ रिसोर्स इज़ एन ऑब्जेक्ट डेट एग्जिस्ट विद इन अ सर्विस, कि जो किसी एक सर्विस के अंदर एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे Amazon EC2 इंस्टेंस इज़ आवर रिसोर्स, IAM यूज़र इज़ आवर रिसोर्स, S3 बकेट इज़ आवर रिसोर्स, Amazon Route 53 is a resource, Amazon RDS is a resource, DynamoDB database is a resource। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। और ये तकरीबन AWS के पास ऑलमोस्ट 200 एंड अबव रिसोर्सेज हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि इफ़ यू क्रिएट अ रिक्वेस्ट टू परफॉर्म एन अनरिलेटेड एक्शन, अनरिलेटेड एक्शन से मुराद ये है कि आप कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करते हैं जो उस रिसोर्स से रिलेट ही नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, दैट रिक्वेस्ट इज़ डिनाइड, तो उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे इफ़ यू रिक्वेस्ट टू डिलीट एन IAM रोल, कि अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कोई भी IAM रोल को डिलीट करने की, लेकिन आप प्रोवाइड क्या कर देते हैं उसकी जगह IAM ग्रुप का रिसोर्स, या तो आपकी रिक्वेस्ट क्या है, फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने डिलीट करना था IAM रोल, लेकिन आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप IAM ग्रुप की कर रहे हैं प्रोवाइड, तो क्या हो जाएगी, आपकी रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी। इसी तरह अगर आप IAM ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं और आप इन्फॉर्मेशन IAM यूज़र की दे रहे हैं या फिर IAM रोल की दे रहे हैं, तो वो आपकी रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी। कि इसमें आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है जो उस एक्शन और उस रिसोर्स पे इम्प्लीमेंट हो और उससे रिलेट भी करे। यहाँ पे हमारे पास एक AWS की डॉक्यूमेंटेशन से ये पिक्चर उठाई है, काफ़ी अच्छी पिक्चर है, जिसके अंदर सारे जो हमने टर्म्स पढ़ी हैं वो एक ही पिक्चर के अंदर उसने समझा दी हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल हमारे पास हमने डिस्कस किया, यूज़र भी हो सकता है, वो रोल भी हो सकता है, कोई फेडरेटेड यूज़र भी हो सकता है, और वो कोई एप्लीकेशन भी हो सकता है। ये चारों चीज़ें हमारी प्रिंसिपल के अंदर आएंगी। अब वो जो प्रिंसिपल है वो क्या करेगा, सबसे पहले वो ऑथेंटिकेट होगा। ऑथेंटिकेट होने के लिए अगर वो रूट यूज़र है तो ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, और अगर MFA एनेबल है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो वो उसका MFA कोड देगा और साइन इन हो जाएगा। लेकिन अगर वो IAM यूज़र है तो वो अपने एलियस, अकाउंट ID प्रोवाइड करेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, और फिर वो ऑथेंटिकेट होकर लॉगिन हो जाएगा। ये हो गई ऑथेंटिकेशन सेकंड स्टेज। तीसरे नंबर पे वो कोई ना कोई रिक्वेस्ट करेगा। अब रिक्वेस्ट क्या करेगा कि वो
अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले कि उसने ये जो साइन इन होने के लिए ये भी एक रिक्वेस्ट कहलाएगी कि उसने साइन इन होने को कहा, यूज़र ने साइन इन किया, तो ये भी एक रिक्वेस्ट है। और इसके अलावा कोई भी रिक्वेस्ट हो सकती है कि वो S3 बकेट का एक्सेस करना चाहता है, तो वो रिक्वेस्ट करेगा कि वो राइट चाहता है रीड S3 बकेट के, तो वो उसकी रिक्वेस्ट कहलाएगी। उसके बाद ऑथराइजेशन होती है कि उसके पास कौन कौन से राइट्स हैं, कि वो किस किस चीज़ को यूज़ करने के लिए ऑथोराइज्ड है, वो किस किस सर्विस के लिए एलिजिबल है कि वो उसको यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पॉलिसीज़ आती हैं जो कि हमारे पास जेसन फॉर्मेट में लिखी जाती हैं। हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज़ जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज़ होती हैं जो कि रिसोर्स के ऊपर इंप्लीमेंट होती हैं। ये हमारे पास दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं एक्शंस या फिर ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं। अब कोई भी EC2 कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आपकी सर्विस है उसके ऊपर कौन कौन से एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं, वो उसके एक्शंस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल कि आप अगर फॉर एग्जांपल किसी भी सर्विस को व्यू करते हैं, एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, या आप उसको क्रिएट करते हैं, या कि अगर एग्जांपल ले लें EC2 इंस्टेंस की, आप उसको रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं या टर्मिनेट करते हैं, तो ये सारे क्या है, ये उसके एक्शंस हैं कि आप उस सर्विस पे कौन कौन सी एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ है रिसोर्सेज, कि जो एक्शन परफॉर्म होने वो किस पे होने हैं, अल्टीमेटली वो होने तो रिसोर्सेज पे हैं। अब रिसोर्सेज हमारे पास कौन सी हैं AWS के अंदर, हमारे पास EC2 है जो कि हमारे पास इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है, AWS का Amazon EC2। उसके बाद IAM की सर्विस है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। उसके बाद हमारे पास S3 की सर्विस है, सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो ये हमारे पास सारे उसके रिसोर्सेज कहलाएंगे। अब यहाँ पर आप ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए जब ऑथेंटिकेट होता है तो यहाँ पे हमने उधर उसकी अकाउंट ID देनी पड़ती है अगर IAM यूज़र हो तो, जिसको हम एलियस भी कहते हैं। एलियस या फिर अकाउंट ID एक ही चीज़ है। अब यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट करेगा साइन इन होने के लिए। इसी तरह यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया है कि ऑथेंटिकेट होने के लिए उसको यूज़र ने रिक्वेस्ट करनी है, तो वो अपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करके और वो लॉगिन हो सकेगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, हमने IAM की टर्म्स को डिस्कस किया है। हमारे पास सबसे पहली टर्म थी प्रिंसिपल, सेकंड पे थी हमारी रिक्वेस्ट, थर्ड पे थी हमारी ऑथराइजेशन, फोर्थ पे थी हमारे पास, थर्ड पे थी ऑथेंटिकेशन, फोर्थ पे थी ऑथराइजेशन, फिफ्थ पे थी हमारे पास एक्शंस या फिर ऑपरेशन, और सिक्स पे थी हमारे पास रिसोर्सेज। हमने इनको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी के हम कुछ ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।